तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज हमारा है लेक्चर 11 जो कि है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, क्या क्या स्टेप होते हैं ये डिस्क्राइब किया गया है, बाकी हम आगे समझेंगे। जैसे जितना भी वाटर बॉडीज होगी हमारी, ओशन वगैरह होगा, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स होंगे, उन सब से क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में समझाया हूँ। तो ये इवेपोरेशन के कारण ये जो भी वाटर होगा ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और वाटर वेपर के ऊपर जाने से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि रेनफॉल होता है। इवेपोरेशन से प्रेसिपिटेशन के होने के बीच कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है हमारी। और ये जो वाटर वेपर है ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इवेपोरेट हुआ वाटर वही बाद में फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में या रेनफॉल के रूप में अर्थ पे आता है। और अर्थ पे अलग अलग टाइप के जीव जंतु या पेड़ पौधे उस वाटर का उपयोग करते हैं और अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग ट्रीज को देखते हैं तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा ये वाटर वेपर बाहर निकालते हैं। सब्लिमेशन की रिएक्शन क्या होती है ये हम लोग आगे देखेंगे। बाकी सब्लिमेशन में ये होता है कि जैसे कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वाटर बनता है, और अगर वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जो ग्लेशियर है या जो स्नो है वो मेल्ट होती है और रन ऑफ से वापस वाटर बॉडीज में आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाटर आता है वो ओशन में या वाटर बॉडी से मिलता है और वाटर वेपर के माध्यम से वापस एनवायरनमेंट में जाता है या एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये चक्र चलता रहता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब हम लोग देखते हैं वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो परमानेंट गैसेस होती हैं जिनका कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में फिक्स रहता है, उसके कंपैरिजन में जो वाटर वेपर होता है ये एयर में वेरी करती है 0 to 4%, यानी हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 2% के आसपास वाटर वेपर किसी भी प्लेस पे रहती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसको बोलते हैं, जितनी भी वाटर वेपर या जल वाष्प जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और इसको हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो ये हमारा एक हाइग्रोमीटर है, जिसने देखा होगा उसको पता होगा, बाकी जिसने नहीं देखा है तो ये एक हमारा वेट वल्व हाइग्रोमीटर है। एक वर्लिंग हाइग्रोमीटर भी होता है जिसको हम हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, उससे हम फिर ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। इसमें होता क्या है कि दो थर्मामीटर होते हैं, एक ये है और एक ये, दो थर्मामीटर लगे होते हैं। और एक थर्मामीटर में एक विक होती है कॉटन की, और उस विक को हम पानी में डुबो देते हैं। इस डिब्बी में पानी भरा रहता है और इसमें हम ये विक डाल देते हैं जिससे कि यहाँ से मॉइस्चर इस थर्मामीटर में जाती रहती है। तो इसको हम वेट वल्व थर्मामीटर और इसको हम ड्राई वल्व थर्मामीटर बोलते हैं। इन दोनों के रीडिंग के जो डिफरेंस को हम एक चार्ट रहता है जिस चार्ट में देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। तो अभी हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है कि हाइग्रोमीटर क्या होता है। ये RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, हम आगे समझेंगे, या ह्यूमिडिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का। तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन एंड हेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अर्थ हीट बजट। जब हमने अर्थ का हीट बजट पढ़ा था तो उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जैसे CO2 है जो ग्रीन हाउस गैसेज है, तो सन के जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसको जाने देती है और अर्थ का जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन वाटर वेपर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर वेपर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। फिर हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ लेटेंट एनर्जी स्टोर्ड। ये भी हम देख चुके हैं कि जितनी अधिक मॉइस्चर होगी किसी एयर में तो उसकी लेटेंट हीट उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो साइक्लोन, स्टॉर्म्स या क्लाउड फॉर्मेशन या कहीं रेनफॉल कराने में उतनी ज्यादा भूमिका निभाएगी। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा, वो एयर पार्सल और ऊपर जाएगा और जितना हाइट पे जाते रहेगा उसके बाद वो कंडेंसेशन करके रेनफॉल कराएगा। द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडीज रेट ऑफ कूलिंग। तो जो ह्यूमन बॉडी रहती है जितना ज्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो
ह्यूमन बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग जो है वो भी इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट से, जो कि वाटर वेपर के रूप में एयर में मौजूद रहता है। अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे ह्यूमिडिटी इटसेल्फ और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो अभी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट वर्ड का जो मतलब होता है वो हमेशा होता है मेजरेबल, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं होता है कि वो रीडिंग हमेशा फिक्स है। कि किसी को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि ये तो फिक्स है, ये हमेशा वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अलग हो सकती है, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं, एक डेफिनेट अमाउंट में बता सकते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगला टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। इसका क्या मतलब होता है कि द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। मान लो जो एयर है उसकी जो क्षमता है मॉइस्चर रखने की वो 1 kg है, लेकिन इस समय उसके पास केवल 500 ग्राम मॉइस्चर अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइड बाई 1 kg मतलब 1000 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 50%। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं RH। तो उस समय एयर की जो RH हो जाएगी वो 50% हो जाएगी। यानी अगर हम बोलें कि 100 RH है, इसका मतलब हो गया कि अभी और ज्यादा मॉइस्चर उस एयर में नहीं आ सकती है, वो सैचुरेटेड एयर है। सैचुरेटेड एयर से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, बहुत मोटा सा एक कार्टून दिखाया था, जो काफी खाना खा चुका था और अभी और नहीं खा सकता, यानी वो सैचुरेट हो गया था। अगर हम इसको और फूड देते तो ये क्या करता, वोमिट कर देता और बाहर निकल आता खाना। तो ऐसे ही वो एयर जो कि सैचुरेट हो चुकी है, यानी RH जिसका 100 है, यानी अब उसमें हम और ज्यादा मॉइस्चर नहीं दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, या जिसका RH 100 हो गया। तो अगर RH 100 से कम है तो अभी हम उसमें और मॉइस्चर दे सकते हैं, और RH 100 से ऊपर नहीं जाएगा, फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हो जाएगा। अगला टर्म होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ वाटर वेपर जो रहेगा पर यूनिट वेट ऑफ एयर, या हम बोल सकते हैं ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर। 1 kg एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है, सिंपल इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। बाकी हमारा ज्यादा जो यूसेज होगा वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बातें और नोट करने वाली हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होगी वो डिफर करेगी प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो जो एयर पार्सल है उसका जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। आप ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते हैं कि अगर कोई एयर पार्सल है और उसको हम अगर हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इसकी जो वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, अगर हम इसको हीटेड करते हैं तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इसमें और मॉइस्चर आ सकती है, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, इसलिए इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो कम होने लगी, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्ड करने की अब बढ़ जाएगी। और अगर हम किसी एयर पार्सल का टेम्परेचर कम कर देते हैं, एसी चला देते हैं या टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो क्या होगा, तो अभी ये डेंस होने लगी और इसमें जो मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। यानी अगर हम गर्म करते हैं, अगर पहले ये 50 ग्राम एयर या मॉइस्चर होल्ड कर रही थी, अगर हमने इसको गर्म किया तो क्या होगा, ये अभी 100 ग्राम होल्ड कर सकती है। लेकिन अभी अगर हम ठंडा कर देते हैं उसी एयर पार्सल को जो पहले 50 ग्राम होल्ड कर रही थी मॉइस्चर, ठंडा करने पे क्या होगा कि ये फिर 25 ग्राम ही होल्ड करने पाएगी। यानी कैपेसिटी कम होती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी।
तो हम बोल सकते हैं, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि जो वार्म एयर होगी कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। सीधी सी बात है, वार्म एयर है, बहुत सिंपल सा है, अगर वार्म एयर है, गर्म हवा है, तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा जा सकती है। कोल्ड एयर ऑलरेडी कोल्ड है तो उसमें मॉइस्चर और ज्यादा नहीं जा पाएगी। फिर हम बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होगी इज ग्रेटर ओवर ओशन, ओशन पे ग्रेटर होगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? जो मेजरेबल क्वांटिटी है मॉइस्चर की, तो सीधी सी बात है, ओशन है, वाटर बॉडी है, तो वहां तो मॉइस्चर ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लैंड, बिकॉज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए वाटर ज्यादा अवेलेबल है, तो वहां से मॉइस्चर उड़ के काफी ज्यादा एयर में इकट्ठा हो जाएगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमने आपको क्या बताया है? द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। जितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में इन कंपेरिजन टू उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर 50 ग्राम मॉइस्चर प्रेजेंट है लेकिन कैपेसिटी उसकी 100 या 1000 ग्राम है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि 50 ग्राम डिवाइड बाई जो उसकी कैपेसिटी इंटू 100 जो भी आएगा वो हमारा होगा RH। हमको फार्मूले पे नहीं जाना है, फार्मूला तो हम लिख सकते हैं कि RH का फार्मूला क्या हो जाएगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइड बाई ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट। ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा? द मैक्सिमम वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब कि अभी और ज्यादा मॉइस्चर उस एयर में नहीं जा सकती है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी कि कितनी मॉइस्चर उसके पास है अभी इस समय एयर में, और उसकी कैपेसिटी सैचुरेशन पॉइंट पे कितनी है। या हम सिंपल इतना भूल जाएं केवल ये कि उसकी कैपेसिटी कितनी है मॉइस्चर होल्ड करने की, उससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, RH आ जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी में हमें कोई RH का फार्मूला नहीं पूछने वाला है, तो हमें केवल ये याद रखना है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उस समय एयर में और उसकी एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसका जो रेशियो होगा वो RH होगा। जैसे ये एयर है और इसमें केवल इतनी मॉइस्चर भरी हुई है, लेकिन कैपेसिटी तो ये पूरा है, इसमें पूरे में एयर आ सकती है, तो ये डिवाइड बाई ये पूरा, ये हो गया हमारा RH। अगला देखते हैं विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया कि एयर टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेंगे हम तो RH चेंज होगा। यानी विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आल्सो अफेक्टेड। इफेक्ट होगा, लेकिन कैसे? एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। ये मैं बता दिया सैचुरेट कब होगा? जब मॉइस्चर उसकी फुल कैपेसिटी में अवेलेबल है, यानी कि 100% RH हो गया, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू इट्स कैपेसिटी हो गया। At this temperature, the air cannot hold any additional amount of moisture, thus the relative humidity of saturated air is 100%. If the air has half the amount of moisture that it can carry, तो 50% हो गया RH। अभी हम देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं। सैचुरेटेड एयर मतलब स्टमक फुल, यानी आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या होगी? सैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर यानी अभी स्टमक फुल नहीं है, ये मैंने आपको फिगर दिखाया था, ये अनसैचुरेटेड एयर होगी, इसका स्टमक अभी फुल नहीं है, यानी इसमें मॉइस्चर अभी और जा सकती है, यानी इसमें अब मॉइस्चर नहीं जा सकती है और इसमें अभी मॉइस्चर और लेने की ताकत है, तो ये अनसैचुरेटेड एयर होगी। फिर हम देखते हैं चेंज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज करने के कितने टाइप हो सकते हैं। एक तो या तो हम उसमें मॉइस्चर ऐड कर दें, कोई भी एयर है इसका RH हमको बढ़ाना है, RH हमको इंक्रीज करना है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हम थोड़ा मॉइस्चर और डाल दें। थोड़ा मॉइस्चर और डाल देने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा मॉइस्चर और डाल देने का क्या मतलब हुआ कि वाटर वेपर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि RH क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइड बाई इट्स कैपेसिटी। तो वाटर वेपर हमने थोड़ा ऐड कर दिया तो RH बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया, क्या हो सकता है RH बढ़ाने का, कि हम इसका टेम्परेचर ही कम कर दें या इसका टेम्परेचर चेंज कर दें। इससे क्या होगा? बाय चेंजिंग द सैचुरेशन पॉइंट। उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है कि अभी वो 50 ग्राम मॉइस्चर लेती है तो उसका पेट भर जाता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करके डिक्रीज कर दें टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा कि अब ये 50 ग्राम इसको लेने की इसकी कैपेसिटी ही नहीं बचेगी एयर की, अभी ये 25 ग्राम में ही इसका पेट फुल हो जाएगा, यानी कि ये सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगी। तो या तो हम मॉइस्चर ऐड करके RH बढ़ा सकते हैं, या हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो भी हम RH बढ़ा सकते हैं।
तो एक तो हो गया कि बाई एडिंग मॉइस्चर थ्रू इवेपोरेशन, यानी बाई इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ा दिया। दूसरा हो सकता है बाई चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि बाई चेंजिंग द सैचुरेशन पॉइंट, कि उसका सैचुरेशन पॉइंट ही हम नीचे ले आए टेम्परेचर चेंज करके, यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, सैचुरेशन पॉइंट नीचे आ जाएगा। और अगर हमें RH कम करना है तो क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, तो जो मॉइस्चर है उसके अंदर अवेलेबल, अभी मान लो 50 ग्राम है, वो तो उतनी ही रहेगी क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाने से क्या होगा, ये पूरा जो टर्म है ये कम हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो RH कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटा देंगे तो RH बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में RH कैसे काम करता है। अभी ये मान लीजिए मेरे पास 1 मीटर क्यूब कोई एयर का वॉल्यूम है, मैंने 1 मान लिया है कि एयर का वॉल्यूम है हमारे पास, ये पूरा आपको एक एयर का पार्सल दिख रहा है, तो 1 मीटर क्यूब है, इसका टेम्परेचर T है। अब मान लो इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है, जब ये सैचुरेटेड है तब क्या है कि 0.5 kg वाटर वेपर है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी सैचुरेशन पॉइंट पे क्या है कि 0.5 kg वाटर वेपर, 0.5 kg वाटर वेपर है, और वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। तो इसकी RH कितनी हुई, 100% है। ये हम मान के चल रहे हैं कि इसकी RH जो है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, यानी कि इसके पास जितनी भी मॉइस्चर है बस इतनी ही मॉइस्चर ये होल्ड कर सकती है। हमने कोई एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिया है और हम बोल रहे हैं कि 0.5 kg वाटर वेपर में इसका पेट भर रखा है, यानी कि RH 100% है। यानी आप ये वाली सिचुएशन देख सकते हैं कि ये मॉइस्चर इसके पास अवेलेबल है, स्टमक फुल है इसका। तो इस समय हम बोल सकते हैं कि जो सैचुरेशन लाइन है वो यहाँ पे है, यानी इस लाइन के ऊपर अगर रहते हैं तो RH 100% रहता है। इसके बाद एक दूसरा हम एयर पार्सल लेते हैं जिसका यूनिट वॉल्यूम ही हम कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर T ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हम अगर चेंज करेंगे तो फिर RH में फर्क पड़ता है। तो अभी हम यूनिट वॉल्यूम ही एयर लेते हैं, टेम्परेचर T ही है, लेकिन एट एनी टाइम हम क्या देखते हैं कि जो 0.2 kg वाटर वेपर है इसके पास, यहाँ पे कितनी वाटर वेपर थी 0.5 kg, और तब वो RH 100% था, यानी कि उतनी ही मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता था एयर पार्सल। लेकिन अभी 0.2 kg वाटर वेपर ही है इस एयर पार्सल में, तब RH कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेशन लाइन से अभी नीचे है, क्योंकि इसके पास 0.2 kg ही वाटर वेपर है, लेकिन उतने ही टेम्परेचर पे उतना ही वॉल्यूम एयर है, तो RH कितना हो जाएगा 0.2, तो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई, और डिवाइड बाय इसकी कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी थी इसकी 0.5 जो हमने देखा, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40%। तो इस समय इसकी RH जो है वो 40 है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमको सैचुरेशन की स्टेट में जाना है, वापस हमें अपने सैचुरेशन लाइन को क्रॉस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी RH बढ़ाना है हमको, तो 40% है, हमको 100% में जाना है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम इसमें जितनी मॉइस्चर की जरूरत है उतना ऐड कर दें, यानी इसके पास 0.2 kg वाटर वेपर है, इसके पास 0.5 kg वाटर वेपर है, तो 0.3 kg वाटर वेपर बढ़ा लें, तो वापस हम 100% RH पे पहुंच जाएंगे। या दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, इससे क्या होगा, ये जो सैचुरेशन पॉइंट है यही नीचे आ जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज कर देने से क्या होगा कि जो वाटर होल्ड करने की या मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होगी एयर की, वही नीचे आ जाएगी, इससे हमारा सैचुरेशन पॉइंट ही नीचे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि वही यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर जो है टेम्परेचर T पे, अब उसका सैचुरेशन पॉइंट ही 0.3 kg आ गया, यानी कि 0.3 kg में ही उसका पेट भर जाएगा और RH 100% हो जाएगा। तो अभी हमको 0.3 kg में पहुंचना रहेगा। अभी पहले हमको कहाँ जाना रहता, पहले हमको 0.2 kg से 0.5 में जाना था, अभी 0.3 kg ही हमको मॉइस्चर चाहिए पेट फुल करने के लिए, यानी कि RH 100% करने के लिए। यानी कि हम कितना और दे दें, 0.1 और ऐड कर दें, यानी अब हमारी न्यू सैचुरेशन लाइन नीचे आ गई, और हम 0.1 अगर केवल मॉइस्चर और ऐड कर दें तो हम सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका मतलब है यहाँ पे एक टर्म और आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो ये बार बार ज्योग्राफी में टर्म परेशान करता है आपको यहाँ, इसीलिए मैंने इतना एनिमेशन करके दिखाया।
कि ड्यू पॉइंट आप समझ जाएंगे। तो द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स, तो वो पॉइंट जहाँ पे सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे RH 100% है, उसके ऊपर अगर हम मॉइस्चर ऐड करेंगे तो रेनफॉल होने लगेगा, है ना। तो उस टेम्परेचर को जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट अकर्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ड्यू पॉइंट में जब भी बोलूँ उसका मतलब है कि सैचुरेशन पॉइंट पे जो टेम्परेचर रहेगा उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इवेपोरेशन में आपको समझा चुका हूं क्या होता है। द ओशियन कंट्रीब्यूट 84% ऑफ एनुअल टोटल एंड द कंटिनेंट 16%। सीधी सी बात है, कंटिनेंट पे कम इवेपोरेशन होगा। अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हो सकते हैं, ये मेंस का टॉपिक हो गया। तो आप देख लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है, एरिया ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस, तो इवेपोरेटिंग सरफेस जो है उसका कितना एरिया ओपन है, उस पर इवेपोरेशन अधिक होगा। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता दिया कि एयर विद लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज मोर स्पेस फॉर मॉइस्चर एंड हेंस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। फिर क्या होगा, विंड, विंड से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। अगर कहीं सैचुरेटेड लेयर ऑफ एयर पार्सल है, अगर विंड मूवमेंट आ रहा है तो वो क्या करेगी कि अनसैचुरेटेड जो लेयर होगी उससे इसको रिप्लेस कर देगी, तो ये मिक्सिंग हो जाएगी। तो ग्रेटर द विंड स्पीड द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है कि अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से क्या होगा, तो अगर कोई वाटर बॉडी है और अगर ऊपर से अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ रहा होगा तो इवेपोरेशन कम होने पाएगा। अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा, ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा। तो एयर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखते हैं कि अगर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे फैक्टर अगर मिल जाएं, कहने का मतलब है कि वेन एवर देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, वेरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो क्या होगा, काफी ज्यादा इवेपोरेशन होगा। इसलिए मैं आपको ये फैक्टर बता रहा हूं कि ये आगे हमारे यूज में आएंगे, तो आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा ज्योग्राफी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी का मतलब है कि उसमें जो सॉल्ट रहता है, जैसे ओशन वाटर है उसमें सॉल्ट ज्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है कि अगर हम फ्रेश वाटर की कंपैरिजन में देखें तो ओशन वाटर का जो इवेपोरेशन होगा वो कम होगा, फ्रेश वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सैलिनिटी या सॉल्ट की मिक्सिंग होने से वो वाटर में, वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सैलिनिटी अगर ज्यादा है वाटर की तो जो वेपराइजेशन की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी फ्रेश वाटर की कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन को मैं आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ। कंडेंसेशन का मतलब है कैपेसिटी पूरी तरीके से फिल हो चुकी है, यानी स्टमक फुल है, तो हम क्या बोलेंगे कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई है और ड्यू पॉइंट रीच हो गया है। तब क्या होगा, एक्सेस वाटर जो होगा वेपर का वो कंडेंस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर ये कंडेंस होता है डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में, यानी वाटर वेपर से लिक्विड में ना आके डायरेक्ट सॉलिड में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये फिगर मैं आपको काफी डिटेल में बताया हूँ कैसे हम सॉलिड से गैस तक जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारा कुछ मैं आपको एक लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर था हमारा हीट बजट एंड लैप्स रेट आई थिंक, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो लेक्चर भी देख लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि आइस मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर इवेपोरेट होगी, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम कंडेंस होगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी और वाटर में जाएगी, वाटर फिर सॉलिडिफाई होकर आइस में, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होगा। अगर डायरेक्ट स्टीम से आइस में कन्वर्जन होता है तो इसको हम डिसब्लिमेट, आइस से अगर स्टीम में होता है सब्लिमेट बोलते हैं। तो इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यानी जो फ्री एयर में क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है, ऐसा नहीं है कि कंडेंसेशन हवा में ऐसे ही हो जाता है, एयर में क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं
इन पार्टिकल्स के अराउंड ये जो वाटर वेपर इकट्ठी होके बूंदों के रूप में इकट्ठी होती है, फिर ये रेन ड्रॉप होके बरसती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये जो एटमॉस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट, स्मोक, पॉलन एंड साल्ट, ये सब के पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अराउंड कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है। रेनफॉल होगा या और भी क्या क्या हो सकता है वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे। कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट, किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के संपर्क में भी आके वाटर वेपर कंडेंस हो सकती है, जैसे स्लोप्स हो गए माउंटेन के। टेम्परेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट, और कब होगा कंडेंसेशन, जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के पास आ जाएगा। सीधी सी बात है, ड्यू पॉइंट पर क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है और ज़्यादा मॉइस्चर आ नहीं सकती है, तो ड्यू पॉइंट के पास आने से फिर सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट, टू व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस कर देने से क्या हुआ, सैचुरेशन टेम्परेचर ही नीचे आ गया। तीसरा व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, या मॉइस्चर ही हमने ऐड कर दी यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। तो जैसे जैसे RH 100 के पास जाएगा तो आखिर में सैचुरेशन पॉइंट आएगा और रेनफॉल होगा यानी कि कंडेंसेशन होगा। फिर हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कूलिंग फॉर प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो कूलिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है, मैं एडियाबेटिक टेम्परेचर पढ़ा चुका हूँ, और नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है। एडियाबेटिक में क्या रहेगा, डज नॉट इन्वॉल्व एनी सबडक्शन ऑफ हीट, हीट का सराउंडिंग से कोई आदान प्रदान नहीं होगा, गिव एंड टेक नहीं होगा। एंड कूलिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस ओनली बाई एसेंट एंड एक्सपेंशन, जो एयर पार्सल का ऊपर जाना मैंने बताया था। और एयर में भी कूल ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, जैसे कि रेडिएशन से लॉस होगा तो उसको नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज बोलेंगे। अभी कई डिफरेंट टाइप के कंडेंसेशन होते हैं, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर एट विच ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। कि ड्यू पॉइंट जब आ जाता है उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कंडेंसेशन कितने टाइप से हो सकता है। अब ये दो टाइप से हो सकता है, जैसे लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कंडेंसेशन जब हुआ जब ड्यू पॉइंट लोअर था फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म हो जाएगी, तो ये हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमारा जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, ये हमारा ड्यू पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। और यह एक कंडीशन हो सकती है जब हमारा ड्यू पॉइंट जो है हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट हो, यानी कि ड्यू पॉइंट हमारा ऊपर हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में अलग अलग फॉर्म से कंडेंसेशन होता है, जैसे जो व्हाइट फ्रॉस्ट, स्नो या सम क्लाउड्स जैसे कि सीरस क्लाउड जो हम आगे भी देखेंगे, आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, यानी जो ड्यू पॉइंट है हमारा, जो सैचुरेशन आ रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट के पहले ही आ जा रहा है, यानी इससे क्या होगा, तो ये जितने भी हमने फॉर्म्स बताए हैं, व्हाइट फ्रॉस्ट यानी कि आइस, स्नो मतलब आइस, और ये वाले क्लाउड है इनमें भी आइस फॉर्मेशन रहता है। तो होता क्या है कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, मान लो वाटर वेपर है ये ऊपर जा रही है, अगर ये 0 डिग्री सी क्रॉस कर जाता है और ऊपर चला जाता है यानी कि हीटेड हो जाता है, उसके बाद अगर ड्यू पॉइंट आता है और सैचुरेशन होता है तो रेनफॉल होती, यानी कि आइस फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि आइस फॉर्मेशन तो 0 या 0 से नीचे होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही अगर ड्यू पॉइंट है, यानी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है और नीचे ही कंडेंसेशन हुआ है, तो फिर ये ड्यू पॉइंट आ जाने से क्या होगा, और मॉइस्चर आ नहीं सकती इस एयर में, और ये नीचे नीचे ही फिर आइस के फॉर्म में कंडेंसेशन होगा, जिसके कई टाइप हो सकते हैं, जैसे व्हाइट फ्रॉस्ट, स्नो और सीरस क्लाउड्स। और अगर ड्यू, फॉग और क्लाउड्स बनने हैं, इनमें आइस नहीं है, तो ये कब बनेंगे, व्हेन द टेम्परेचर हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी टेम्परेचर का मतलब है कि ड्यू पॉइंट वाला टेम्परेचर। तो जब एयर पार्सल ड्यू पॉइंट यहां तक आ गया है, इसके बाद कंडेंसेशन होता है, तो हम ड्यू पॉइंट के ऊपर तो मॉइस्चर ले नहीं पाएंगे, तो यहाँ तो कंडेंसेशन होना ही है। तो कंडेंसेशन जब यही होना है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया एयर पार्सल, तो अब आइस फॉर्मेशन ना होके ड्रॉप्स के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा, यानी कि या तो ड्यू बनेगा, ओस की बूंद है, या फॉग, कोहरा या क्लाउड्स बनेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, दैट इज नियर द अर्थ सरफेस और इन फ्री एयर। ड्यू, व्हाइट फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट कम इन फर्स्ट कैटेगरी, वेयर क्लाउड्स आर इन द सेकंड कैटेगरी।
चलो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। ड्यू क्या होगा, ये उसकी बूंदें आपको दिख रही होंगी। तो जब मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो कूलर सरफेस मिल जाती है, वहां पे जब मॉइस्चर इकट्ठी हो जाती है वाटर ड्रॉप के रूप में, तो हम उसको बोलते हैं ड्यू। इसके लिए क्या चाहिए हमें, क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। ये मैं आपको टेम्परेचर इन्वर्जन में भी समझा चुका हूँ। तो ड्यू पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है। 0 डिग्री सी मान लो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ड्यू पॉइंट ऊपर रहेगा, तभी ये आइस फॉर्मेशन नहीं होगा और केवल वाटर की ड्रॉप्स में फॉर्मेशन होगा। फिर आता है व्हाइट फ्रॉस्ट, यानी ये देख सकते हैं आप पूरा फ्रॉस्ट है, आइस फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है कि ड्यू पॉइंट जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। इसमें माइन्यूट आइस क्रिस्टल फॉर्म होंगे इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। फॉग में क्या रहेगा, when the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls all of a sudden, large quantity of water vapor का टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरता है तो कंडेंसेशन होगा, और कहाँ होगा, जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे उनके अराउंड हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करेंगे ये। सो द फॉग इज क्लाउड विद इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड। तो ये क्लाउड का ही दूसरा रूप है, बस ये सरफेस के पास में है। तो बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम पुअर टू 0, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो फॉग की जो विजिबिलिटी रहेगी 1 किलोमीटर के पास रहेगी, ऐसे हम जब मिस्ट की देखेंगे तो वो 2 किलोमीटर रहेगी। ये मिस्ट है, मिस्ट में क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। जो मिस्ट होगा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, और मिस्ट और फॉग एक जैसी है। बस ये है कि मिस्ट की जो विजिबिलिटी है मोर देन 1 किलोमीटर है, बट लेस देन 2 किलोमीटर है। फॉग की 1 किलोमीटर से भी कम है। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेंस ए थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर इसमें ज्यादा रहती है, बाकी कोई अंतर नहीं है फॉग और मिस्ट में। हेज क्या रहता है, इसमें कुछ कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं है। डस्ट, स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ स्काई। ऑब्सक्योर मतलब दिखना बंद हो जाता है, तो ऑब्सक्योर कर देते हैं इन्वायरमेंट को। तो डस्ट, स्मोक और अदर ड्राई पार्टिकल्स। नो कंडेंसेशन, इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं होता है। स्मोक इज सिमिलर टू हेज बट देयर इज कंडेंसेशन इन स्मोक। तो हम स्मोक पढ़ेंगे तो स्मोक में क्या रहता है, वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर हम बोलते हैं, तो वो भी हेज जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, कंडेंसेशन होता है स्मोक में, हेज में कंडेंसेशन नहीं है। तो सोर्सेज फॉर हेज पार्टिकल्स इंक्लूड फार्मिंग, ये खेती करते हैं यानी प्लाइंग यानी जुताई करते हैं, और ड्राई वेदर में जब, तो उससे भी जो डस्ट पार्टिकल वगैरह एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ट्रैफिक, इंडस्ट्री एंड वाइल्ड फायर्स, इन सबसे हेज कंडीशन या हेजी कंडीशन पैदा होती है। स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फोग यानी स्मोकी फोग कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, व्हीकलर जो इमिशन है, जो वाहनों से हमारे इमिशन निकलता है, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं जो, उनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं अगली स्लाइड में आएगा। तो स्मोक कंटेन्स सूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब होता है स्मोक में। एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्मोक आर रिकॉग्नाइज, 2 टाइप के स्मोक हमने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, एक तो सल्फ्यूरस स्मोक और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये आप देख सकते हैं स्मोक। तो अब देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स आते हैं, यानी वो सीधा इमिट होते हैं सोर्स से। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो ड्राइव होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की मदद से, या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलके एटमॉस्फेयर से या कैसे भी रिएक्शन करके आपस में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को जन्म देते हैं। जैसे है ओजोन, ये क्वेश्चन काफी आता है वनडे एग्जाम्स में कि ओजोन क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसे, व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, NOx का मतलब है नाइट्रोजन के कई भी ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, तो कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो व्हेन NO कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर, ये प्रोसेस है जब ओजोन का फॉर्मेशन होता है। आगे भी रिएक्शन में भी आपको दिखाएंगे। एसिड रेन जो होती है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करती है रेन वाटर से और एसिड रेन बनती है। सल्फ्यूरस स्मोक, अभी हमने 2 टाइप के स्मोक देखे, उसमें हम सल्फ्यूरस स्मोक अगर देखेंगे तो इसको हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं। सबसे पहले लंदन में फाइंड हुआ था, इसलिए लंदन स्मोक भी बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड रहते हैं इसमें, सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा रहेंगे।
सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमारा पेट्रोल वगैरह है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इनमें सल्फर रहता है, पर्टिकुलरली कोल। तो एग्रावेटेड बाई डैम्पनेस, डैम्पनेस मतलब नमी या मॉइस्चर, तो एग्रावेटेड मतलब बढ़ जाती है उसकी तीव्रता, एग्रावेटेड बाई डैम्पनेस एंड ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर। तो सस्पेंडेड जो पर्टिकुलेट मैटर है पॉल्यूशन से आते हैं, तो उनसे और डैम्पनेस से ये और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है सिचुएशन सल्फ्यूरस स्मोक की। अब फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है, इसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं या समर स्मोक। तो photochemical smoke occurs most prominently in urban areas that have large number of automobile। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्राइमरी एमिशन होता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्स व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट सोर्स से आया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही बोलते हैं, रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ओजोन। तो ये ओजोन बनाते हैं जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको VOCs बोलते हैं, इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या VOCs की रिएक्शन से सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ओजोन बना रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ओजोन तो हमें जो सन के रेडिएशन उससे बचाती है। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में तो बेनिफिशियल है, हमने पढ़ा है ना, ये अर्थ है, यहाँ ट्रोपोस्फीयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे हमको ओजोन मिलती है, ओजोन लेयर यहाँ बेनिफिशियल है स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन अगर नियर अर्थ सरफेस ओजोन फॉर्मेशन होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये कुछ रिएक्शन हमने दिखाई है आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs की रिएक्शन से NO2 बनेगा, और NO2 और UV लाइट यानी सनलाइट की रिएक्शन से NO + O, और O फिर O2 से रिएक्शन करके ओजोन बन जाएगी। तो फाइनली हम ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं कि जो NO, VOCs, O2, UV ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, O3 यानी ओजोन, और PAN मतलब पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और अदर ऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन होएगा। और ये मैं आपको बता दिया, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, लेकिन नियर अर्थ सरफेस ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा। अभी हम देखते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं स्मोक के। तो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं स्मोक में, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, VOCs बोलते हैं, ओजोन है, या पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये आप एक बार स्लाइड डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। तो इनके सोर्सेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट आपके नोट्स के लिए दिया हुआ है। स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एयरबोर्न पर्टिकुलेट मैटर लाइक सूट, इनविजिबल टॉक्सिक गैसेस जैसे कि ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट। जो कार्सिनोजन होते हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, कैंसरकारी होते हैं, इनको कार्सिनोजन बोलते हैं। तो स्मोक इन सबका कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी हानिकारक है स्मोक। फिर हम देखते हैं द एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन लेवल है लॉस एंजलिस, बीजिंग, दिल्ली, मैक्सिको सिटी एंड अदर सिटीज़ का, वो इंक्रीज हो गया है बाई इन्वर्जन के कारण। दैट ट्रस्ट पॉल्यूशन क्लोज टू द ग्राउंड। तो मैंने आपको टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ाया था, तो मैं एक स्लाइड उसकी टेम्परेचर इन्वर्जन की आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे कोल्ड, ऊपर वार्म एयर है। इससे होता क्या है कि कोल्ड एयर वार्म को पुश नहीं कर पाती है, क्योंकि जब वार्म एयर नीचे होती है तो वो लेस डेंस होती है, वो कोल्ड को पुश कर सकती है, लेकिन कोल्ड ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का एक कैप लग जाता है, जिससे कि जितना भी पॉल्यूशन होता है वो यहीं हॉरिजॉन्टली फैलते रहता है। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन को। इट इज यूजुअली हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस, कैन कॉज सिवियर सिकनेस, शॉर्टेंड लाइफ और डेथ। टेम्परेचर इन्वर्जन आर एक्सेंचुएटेड यानी बढ़ जाता है, एंड प्रेसिपिटेशन इज रिड्यूस्ड, प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब टेम्परेचर इन्वर्जन में भी मैंने बताया था कि जब एयर ऊपर नहीं जा पाएगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो स्मॉग रिलेटेड जो हेज रहता है वो विजिबिलिटी को भी लोअर कर देता है। अभी एक मेंस 2015 का क्वेश्चन है कि मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर द 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री, बट द एयर पॉल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली एज कंपेयर टू द अदर 2।
यानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है बजाय मुंबई और कोलकाता के। तो आप ये एक मॉडल आंसर है, इसे देख सकते हैं कुछ हेडिंग्स में। ये मैंने डिस्क्राइब किया है कि ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट कैसा है। एक तो कंटिनेंटल सिटी है दिल्ली, तो इसलिए जो लैंड और सी ब्रिजेस का मूवमेंट है वो दिल्ली तक नहीं आ पाता है, जबकि मुंबई और कोलकाता में ये मॉडरेटिंग इफेक्ट, यानी जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है यहाँ मुंबई और कोलकाता में, वो पॉल्यूशन सी ब्रिजेस के द्वारा या लैंड ब्रिजेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओशन तरफ। लेकिन कंटिनेंटल सिटी होने के कारण दिल्ली में ये चीज़ नहीं अवेलेबल है। ऐसे जो ड्यूरेशन है मानसून विंड्स की वो दिल्ली में शॉर्ट रहती है, क्योंकि मानसूनल जो विंड्स आते हैं साउथ वेस्ट से तो वो नीचे से ही आते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो क्लोज विकिनिटी में है दिल्ली के वो भी ज़्यादा है। व्हीकलर इमिशन जो है वो दोनों ही सिटीज़ में, जितनी सिटीज़ हमने बताई सारों में ये प्रॉब्लम है, लेकिन वही दिक्कत है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता पॉल्यूशन। और फार्म स्ट्रॉ बर्निंग है, ये मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज़ की, क्योंकि जो फार्म बर्निंग मेजर एग्रीकल्चर जो रीजन है वो दिल्ली के आसपास है, इसलिए जो फार्म स्ट्रॉ की जो बर्निंग होती है उसके कारण यहाँ पे पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है दिल्ली में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे जो क्लाउड्स हैं, कई टाइप के क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं। क्लाउड्स इज ए मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टेनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो एयर पार्सल है वो ऊपर उठता है और क्लाउड फॉर्मेशन करता है, बाद में रेनफॉल होती है। तो ये अलग अलग हाइट पे कैसे किस स्ट्रक्चर में ये फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, वो हम इस और अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो क्लाउड्स आर कॉज्ड मेनली बाय एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट के नीचे जब कूलिंग हो जाती है तो उसको हम क्लाउड फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि ड्यू पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ दे टेक वेरियस शेप्स। तो कुछ हाइट पे ये फॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से जो वेरियस शेप्स आती हैं क्लाउड्स की, उन शेप्स के आधार पे हमने इनको कई टाइप में बांटा है, जैसे सीरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड्स। अभी हम देखते हैं ये सीरस क्लाउड्स। यहाँ पे छोटा सा पिक्चर दिखाया है मैंने। तो इसमें क्या होता है, सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई अल्टीट्यूड, यानी 8000 से 12,000 मीटर के बीच ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। दे आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल। जब हम आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन बता रहे थे तो मैंने वो बताया था कि सीरस क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो उनका जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, तो ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन रहता है सीरस क्लाउड्स में। और 8000 से 12,000 मीटर की हाइट पे बनते हैं। कैसे दिखते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, डिटैच्ड टाइप के क्लाउड्स हैं कि जैसे तोड़ा गया हो एक दूसरे से। जैसे कॉटन को नहीं हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, खींचते हैं तो रेसे से अलग होते हैं, तो ये डिटैच्ड क्लाउड बोलते हैं इसलिए सीरस क्लाउड्स को। क्यूमुलस क्लाउड्स में क्या होगा, लुक लाइक कॉटन वूल। ये कॉटन की वूल की तरीके से दिखेंगे। ये आपको देखो ऐसे गुच्छे से कॉटन के वूल की तरीके से दिखते हैं। दे आर जनरली फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर, यानी कि ये सीरस क्लाउड से नीचे की ओर बनेंगे, मतलब कम हाइट पे बनेंगे। दे एग्जिस्ट इन पैचेस। देखे ये आपने ऐसे पैचेस में बनते हैं। बेस फ्लैट सा रहेगा इनका, ये आप देख सकते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये स्ट्रेटस जहां भी आ जाएगा वर्ड उसका मतलब होगा कि लेयर्स में बनेगा। ये देखो आपको लेयर्स दिख रही होंगी, ये लेयर्स फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटस क्लाउड्स। एज देयर नेम इम्प्लाइज दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद द डिफरेंट टेम्परेचर्स। निम्बस क्लाउड्स जो होंगे ब्लैक और डार्क ग्रे, जब हम क्यूमुलो निम्बस की बार बार बात करते हैं अभी हम देखेंगे, तो ये ब्लैक और डार्क ग्रे होंगे। दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स और वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। These are extremely dense and opaque to rays of sun। जो सन की रेज है उनको भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये काफी डेंस होते हैं, काफी नीचे आते हैं ना। Sometimes the clouds are so low that they seem to touch the ground। Nimbus clouds are shapeless mass of thick vapor। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम इन सबका कर दें, अगर क्लाउड्स का जो भी हमने 4 बेसिक टाइप पढ़े हैं,
तो इनमें हम हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड और क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट यानी कि क्यूमुलस क्लाउड में बांट सकते हैं। तो हाई क्लाउड में हमने देखा सीरस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस। सीरस, यहाँ पे सीरस वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि हाइट काफी ज्यादा होगी। स्ट्रेटस लग गया, इसका मतलब है लेयर्स में होगा। क्यूमुलस हो गया डार्क ग्रे वाले क्लाउड, यानी सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस, वही वर्ड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, सीरस। मिडिल क्लाउड्स की बात करें तो अल्टो वर्ड आएगा, तो हम मिडिल समझ लेंगे। स्टेटस जुड़ गया यानी मिडिल में जो लेयर्स में जो क्लाउड मिलेंगे तो यानी अल्टो स्टेटस। अल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलस वर्ड वही फिर से डार्क ग्रे वाला, और अगर बीच में मिल रहा है मीडियम हाइट पे यानी मिडिल क्लाउड तो अल्टो लग गया। लो क्लाउड क्या होंगे? स्ट्रेटो क्यूमुलस, यानी स्ट्रेटो यानी लेयर वाला और क्यूमुलस मतलब डार्क ग्रे वाला। तो निम्बो स्ट्रेटस, जो निम्बस हमने पढ़ा है और स्टेटस जोड़ दिया उसमें। ऐसे ही क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, काफी ऊपर तक जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे क्यूमुलस। जैसे हम अगली फिगर में आपको दिखाते हैं, ये है क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कराते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और ये हमारे हो गए सीरस क्लाउड डिटैच्ड वाले, ये हो गए सीरो स्ट्रेटस लेयर वाले, और ये हो गए सीरो क्यूमुलस जो डार्क ग्रे वाले। सीरो लग गया, इसका मतलब ये सब ऊपर हाइट पे मिलेंगे, है ना, ऊपर हाइट पे। और अल्टो लग गया तो ये मिडिल में मिलेंगे, है ना। और ये नीचे की तरफ क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये पूरे में इतने में निम्बो स्ट्रेटस। सबसे ज्यादा हाइट किनकी होगी? नीचे से लेकर ऊपर तक क्यूमुलोनिम्बस की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझने का। तो ये स्लाइड भी आप देख लीजिएगा कि लो क्लाउड्स क्या है, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस और स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये फिगर आपको रेफरेंस के लिए मैंने बना दिए हैं, इसमें लगा दिए हैं। मिडिल क्लाउड अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस। ये सारे क्लाउड्स आपने एक ना एक बार देखे होंगे, बस कभी सोचा नहीं होगा कि इनका ये इतना डिफिकल्ट नाम भी हो सकता है। हाई क्लाउड सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस। फिर एक ये क्वेश्चन है, तो ये कि प्री का आया हुआ क्वेश्चन है, सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन। तो सन का जो हेलो है, ये सन है, सन के अराउंड जो हमें एक आभा मंडल बोलते हैं हेलो को हिंदी में, तो वो दिखता है, वो कैसे बनता है? तो आंसर देखने हैं आपको, वाटर वेपर इन स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड में जो वाटर वेपर है उससे रिफ्रैक्शन होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन रिफ्रैक्शन किससे होता है और किन क्लाउड से होता है? तो वाटर वेपर इन स्ट्रेटस क्लाउड, आइस क्रिस्टल इन सीरो क्यूमुलस क्लाउड, आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड, डस्ट पार्टिकल इन स्ट्रेटस क्लाउड। जब क्वेश्चन आया था तो किसी को समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि सब क्लाउड्स को ऐसे पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन यूपीएससी वहीं से पूछता है जहाँ से आप पढ़ के नहीं जाते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सीरस क्लाउड में, देखो रिफ्रैक्शन जो होना है वो आइस क्रिस्टल से होना है, और आइस क्रिस्टल हमें कहाँ मिलेंगे? सीरस क्लाउड में। ये मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में 3-4 बार इसी लेक्चर में। तो आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको लेक्चर में और कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।